स्वागत है आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस में। मैं हूं मनीष और आज जो है हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर आए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो भारतीय संविदा अधिनियम है, यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि ये कब का है, यानी कि जो एक्ट है ये क्वेश्चन ये बन जाता है कि किस सन का है, तो ये 1872 का है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। और जो है लागू कब किया गया था, तो 1 सितंबर 1872 को जो है ये भारतीय संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है लागू हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है वो 1872 के कौन से सेक्शन में है। तो जो सेक्शन 2 है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज को, जिसको हिंदी में हम निर्वचन खंड कहते हैं, यानी द इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2। ये चीज, अब वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिए गए हैं जो कभी भी किसी भी एक्ट के स्टार्टिंग में डेफिनेशन दे दिए जाते हैं, ताकि जो पूरे एक्ट के जो उद्देश्य हैं, जहां कहीं भी जो इस टाइप से इस रिलेटेड टर्म्स यूज होगा वो इस डेफिनेशन क्लास का ही वही अर्थ लगाया जाएगा पूरे उस एक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया है, कौन कौन सा चीज़ किस जगह पे जो डिफाइन किया है। तो सबसे पहले जो है जो प्रपोजल होता है, जिसको हिंदी में हम प्रस्तावना कहते हैं, वो जो है सेक्शन 2A में डिफाइन है। ठीक है, उसके बाद जो 2B है उसमें प्रॉमिस वचन को परिभाषित करता है, और जो है 2C प्रोमिजर या प्रोमिजी, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई वचन जो करता है उसको जो क्या कहते हैं, वचनदाता यानी कि प्रोमिजर कहते हैं, और वचन ग्रहीता यानी कि प्रोमिजर। मान लीजिए कि एक आदमी ए है और एक जो है बी है। ठीक है, ए जो है बी को 500 रुपए में जो है घड़ी को बेचने के लिए प्रपोजल करता है, यानी कि ए जो है बी से कहता है कि तुम मेरी घड़ी क्या 500 में खरीदोगे। तो ये जो कह रहा है, इसको कहते हैं कि वो जो है प्रपोजल रख रहा है, ऑफर दे रहा है। ठीक है, कि उसको बी को कि क्या तुम ऐसा लेना चाहोगे। तो बी यदि उस घड़ी को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं 500 में ले लूँगा, यानी कि उस घड़ी को लेने के लिए जो वो कह देता है, तो वो जो उसका एक्सेप्टेंस कहलाएगा, यानी कि ये प्रपोजल हो गया और ये एक्सेप्टेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है, प्रॉमिस कहलाता है। ठीक है, और जो प्रॉमिस करता है वो प्रोमिजर कहलाता है, जो इसको सेक्शन 2C में बताया गया है, और जो जिसके द्वारा किया जाता है उसको प्रोमिजी कहा जाता है, उसको भी सेक्शन 2C में ही वचन ग्रहीता जिसको कहते हैं बताया गया है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आ गया। अब उसके बाद जो है 2D की बात करते हैं, जो कंसिडरेशन कहता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसिडरेशन का प्रतिफल, यानी कि किसी कार्य को करने या उससे विरत रहने किसी कार्य को करने या न करने को भी हम प्रतिफल कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी के बदले में कोई चीज़ हो, यानी कि कोई आदमी किसी चीज़ को कुछ देता है तो उसके बदले में जो है उसको कुछ लाभ होना चाहिए, तो वो प्रतिफल की बात करता है, कंसिडरेशन की बात करता है। हम आगे डिटेल में इस चीज़ की चर्चा करेंगे। अब सेक्शन 2A जो है एग्रीमेंट की बात करता है, और सेक्शन 2F ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो F है ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की बात करते हैं, व्यतिकारी वचन। कई बार जो है एग्जाम में जो है प्री के क्वेश्चन पेपर में जो ये पूछ लिए जाते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जो है किस सेक्शन में बताया गया है या किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है, तो वो जो है सेक्शन 2F है। उसके बाद वाइड एग्रीमेंट को सेक्शन 2G में, 2H में जो कॉन्ट्रैक्ट संविदा को बताया गया है, और 2I में जो है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शून्यकरणीय संविदा, और 2J में जो है वाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शून्य संविदा के बारे में जो है बताया गया है। ये जितने भी डेफिनेशंस हैं उसको आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इस डेफिनेशन से एक क्वेश्चन कम से कम जो है 100% मैं बता दे रहा हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम है, जो बिहार जुडिशरी का एग्ज़ाम है या किसी भी अन्य स्टेट का एग्ज़ाम है, चाहे वो जो है जुडिशरी का हो या APO का हो या कोई भी जो है लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट एक से डेफिनेशन क्लास से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है
कि भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी का एक केस है जिसमें ये बताया गया है कि जो एक्सेप्टेंस है यानी कि स्वीकृति की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए जो न्यायाधीश थे वो क्या कहते हैं कि केवल मानसिक संकल्प स्वीकृति का आधार नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी कि उसके लिए कुछ बोलना या लिखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, या कोई अन्य प्रकटन अपेक्षित हो, यानी कि हम जो है हम क्या सोच रहे हैं अपने मन में वो वही उसी के आधार पे जो हम किसी चीज़ को एक्सेप्टेंस मेरा नहीं हो जाता, उसके लिए किसी चीज़ के एक्सेप्टेंस के लिए या तो कुछ शब्द बाय कंडक्ट कहे गए हों, बोले गए हों, या तो वो लिखे गए हों, या किसी आचरण के द्वारा ये प्रकट होना चाहिए कि वो जो है उस चीज़ को लेने के लिए, स्वीकृति देने के लिए जो है अपेक्षित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की जो धारा 2B है और 457, यानी कि वो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जो भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत जो है एक्सेप्टेंस की बात करती है, एक्सेप्टेंस से संबंधित है। याद रखिएगा सेक्शन 2B में उसको डेफिनेशन दिया है, 4 और 57 में भी जो है एक्सेप्टेंस से रिलेटेड टर्म का यूज किया गया है। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं वचन के तत्वों की संख्या। कई बार ये पूछ जाता है कि वचन के तत्वों की संख्या क्या है, तो ये दो हैं, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलकर के ही प्रॉमिस बनते हैं, यानी कि वचन बनते हैं। बस प्रपोजल को सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया, एक्सेप्टेंस को 2B में, और प्रॉमिसेस को जो है 2B में डिफाइन किया गया। तो ये जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलकर के जो है यहाँ पे प्रॉमिस बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिलेंगे तो ये जो है बन जाएगा आपका एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट और एनफोर्सिएबल बाय लॉ अगर हो जाएगा तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, जिसको सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ से भी एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ मिल करके आप क्या बनाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। किसी दुकानदार के पास अब जाते हैं यदि आप, तो वहाँ पे वो जो है प्राइस लिस्ट दिखाते हैं, यानी कि प्राइस लिस्ट लगी होती है, तो वो जो है क्या है दिखाना, संविदा अधिनियम के अंतर्गत जो वो जो है प्रपोजल के लिए इनवाइट कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर वो प्राइस लिस्ट दिखा रहा है कि भैया इतने का सामान है, इतना सस्ता है, या इतने छूट हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो जो है ये इनविटेशन टू ऑफर की बात करता है। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद कई किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे मेनू कार्ड जो रहता है वो भी जो है इनविटेशन टू ऑफर जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत जो है माना जाएगा। उसके बाद जो है अगर कोई अगर विज्ञापन किसी विक्रय से संबंधित अगर न्यूज़पेपर में निकाला जाता है, ठीक है, तो वो जो है वो भी प्रपोजल जो है इनविटेशन टू प्रपोजल या इनविटेशन टू ऑफर होगा। उसके बाद यदि जनता को किसी कार्य के लिए जो है पुरस्कार दिया जाता है तो वो जो है जनरल प्रपोजल होगा। एक चीज यहाँ से ध्यान से देखिए, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस से ये पॉइंट्स को लिया गया है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो इनविटेशन टू ऑफर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना कि जो इनविटेशन टू ऑफर ऐसे ही पूछेगा, आपको ये नहीं पूछेगा कि जो है किसी केस के माध्यम से, सीधे सीधे ये पॉइंट्स आपको रख देगा कि लिस्ट जो है किसी दुकान की वो क्या है, या जो है ये मीनू होटल का होगा कि क्या होगा, प्रस्ताव होगा, जनरल ऑफर होगा, तो वहाँ से आपको जो है इस चीज़ को क्लियर करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ग्राहक द्वारा वस्तुओं को काउंटर पर लाना, ठीक है, यानी कि अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं और डिमांड करते हैं तो ग्राहक वो क्या करता है कि काउंटर पर लेके आता है, तो वो जो एक प्रकार का क्या होगा, प्रपोजल होगा, ठीक है। जब तक आप कैशियर को यानी कि आप दुकानदार को पेमेंट नहीं कर देते तब तक वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट नहीं मानी जाए। जिस समय आप उस वस्तु को ले लेते हैं और दुकानदार को यानी कि कैशियर को आप पेमेंट कर देते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो आपका पूरा हो जाता है। अब यहाँ पे एक केस है जो है हैरी वर्सेस फेसी का केस है। ये केस किस चीज़ से संबंधित है ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। तो हैरी वर्सेस फेसी का जो केस है इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर इससे संबंधित है या प्रपोजल इन्विटेशन टू प्रपोजल से संबंधित है। यानी कि ये बताया कि किसी पूछताछ या वार्तालाप के दौरान दी गई सूचना प्रस्थापना के लिए आमंत्रण होती है। यानी कि कोई चीज़ अगर हम पूछ रहे हैं तो वो जो है वो इन्विटेशन या वार्तालाप कर रहे हैं या समझा रहे हैं किसी वस्तु के बारे में, तो वो जो इन्विटेशन टू ऑफर माना जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं।
प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, एक चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये जो है ट्विडल वर्सेस एटकिंसन के बाद में जो है बताया गया है, ये आपको ऐसे ही दे देगा 3-4 केसेस कहाँ कहाँ बताया गया है। तो ये कुछ केसेस हम लेकर आए हैं जहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें ट्विडल वर्सेस एटकिंसन के बाद में भी जो है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बताया गया है। डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रीज एंड कंपनी में भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बताया गया है। जमुना दास वर्सेस राम अवतार जो इंडियन केस है, इसमें भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो है बताया गया है। तो ये पॉइंट्स तीनों केस है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नमूने की शर्त बिक्री की संविदा की अभिव्यक्ति शर्त है, न कि विवक्षी, यानी कि नमूने की जो शर्त होती है वो जो है संविदा की जो एक अभिव्यक्त शर्त है, विवक्षित शर्त नहीं है। अब जो है जनरल ऑफर से हम बात करें, सामान्य प्रस्ताव से बात करें तो इससे संबंधित केस जो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, वीक्स वर्सेस टाई वर्ल्ड, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये जो केसेस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके जनरल ऑफर से हो जाएंगे। अब रही बात ये जो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक वाज कंपनी, इसके जो न्यायमूर्ति थे जिनका नाम हॉकिंस था। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि किसके द्वारा ये कथन कहा गया या ये कथन किस केस में कहा गया। तो ये जो है इन्होंने कहा था कि जो बाजी के करार को स्पष्ट करते हुए, अब देखिए बाजी की संविदा ये जो है सेक्शन 30 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है, ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। किंतु कुछ हुए कहा कि जब कोई पक्ष जीत सकता है किंतु कुछ खो नहीं सकता है, या खो सकता है किंतु कुछ जीत नहीं सकता, तो वहाँ बाजी का करार या संविदा की बात की उत्पन्न नहीं हो सकती। इसके लिए जो है हारने या जीतने के अवसर या संभावना समान होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि नैडम पैक्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नैडम पैक्टम मीन्स क्या होता है? नैडम पैक्टम मीन्स होता है विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, नैडम पैक्टम मीन्स होता है विदाउट कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन की बात करें तो कंसिडरेशन को सेक्शन 2D में जो है डिफाइन किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसके दो जो है एसेंशियल चीज़ें हमको समझना होगा कि वहाँ पे ये जो है फॉर्म ऑफ द प्रोमिजी होगा और फ्रॉम अ पर्सन अदर देन द प्रोमिजी। ये जो ये क्यूरी वर्सेस मीसा का जो केस है वो इसी से कंसिडरेशन से रिलेटेड है। डटन वर्सेस पूले भी कंसिडरेशन से रिलेटेड है, जिसके बाद में कहा गया था प्रतिफल वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कि फ्रॉम द प्रोमिजी और अदर देन द प्रोमिजी। ठीक है, उसके बाद ट्विडल वर्सेस एटकिंसन के बाद में जो है डटन के जो मामले हैं, ये ऊपर वाले मामले, इसको चेंज कर दिया गया। यहाँ पे ये कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि जो है जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है वो संविदा परिवर्तित नहीं करा सकता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे ट्विडल वर्सेस एटकिंसन में दिया गया। यानी कि यहाँ पे ये था कि जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है वो भी जो है उसको जो परिवर्तित करा सकता है, लेकिन ट्विडल वर्सेस एटकिंसन में डटन वर्सेस पूले के जो भी निर्णय था उसको बदल दिया गया और कहा गया कि जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है वो संविदा परिवर्तित नहीं करा सकता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा कि प्रतिफल की वास्तविकता प्रतिफल संविदा के लिए आवश्यक होता है, यानी कि जो सर्टेनिटी है वो जो है कंसिडरेशन होना है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि प्रतिफल पर्याप्त है कि जो है अपर्याप्त है। ठीक है, कोई व्यक्ति एक चीज़ और, अगर थर्ड पर्सन जो है थोड़ी सी भी जो है कंसिडरेशन जो है किसी में दिया होगा तो वो उसको प्रवर्तित करा सकता है। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में होना चाहिए। अब यहाँ पे ये है कि किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा पर दिया गया प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर नहीं है, वो विधिक प्रतिफल नहीं है। यानी कि जो वचन देता है वचनदाता उसके अकॉर्डिंग अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो लीगल कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। ये दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव के बाद में कहा गया था। अब नेक्स्ट देते हैं जो कंसिडरेशन है प्रतिफल है वो जो है वर्तमान, भावी और पास्ट, यानी कि जो बीत गया है, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखिए ये उबेरिमा फाइट्स मीन्स क्या होता है, ये चीज़ उबेरिमा फाइट्स मीन्स क्या होता है, आउट अटमोस्ट गुड फेथ, यानी अच्छी भावना की बात करता है।
तो ये कहाँ यूज होता है, ये जो है वर्ड अधिकतर जो है जो बीमा की संविदाएं होती हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें यूज होता है उबेरमा फाइट्स। लेकिन आल कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट, यानी कि सभी संविदाओं में जो है ये उबेरमा फाइट्स का यूज नहीं होता है। तो ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि टेलीफोन पर किया गया संविदा, यानी कि कई बार जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है टेलीफोन पे हो जाता है, वो उससे संबंधित एक नियम जो है प्रतिपादित किया गया था, एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फॉर ईस्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाद है। अब देखिए यहाँ पे जो स्वीकृति है, जो एक्सेप्टेंस है, उससे संबंध जो है जो कि जलती हुई तिल्ली के बारूद की गाड़ी के साथ है, वो एंसन ने कहा था। ये चीज़ काफ़ी बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझिए। ये आपका कोटेशन दे देगा कि जलती हुई तिल्ली को बारूद की गाड़ी के साथ जो है किस चीज़ का संबंध है, स्वीकृति का जो है, तो वो किसके द्वारा कहा गया था, एंसन के द्वारा। अब ये देखिए मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर का वाद जो है संविदा का आशय इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, डार्लिंपर वर्सेस डार्लिंपर का वाद भी इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट है से लिया गया। अब देखिए यहाँ पे इसमें डार्लिंपर वर्सेस डार्लिंपर में जो है लॉर्ड स्टॉवेल ने कहा था संविदा जो है फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। अभी ऐसे दे देगा आपको कोटेशन और पूछेगा किसके द्वारा कहा गया, तो ये पॉइंट्स लॉर्ड स्टॉवेल इंपॉर्टेंट है, और इनका जो इससे संबंधित वाद है ये जिसमें कहे थे वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे ये केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के बाद में जो ये भी इंपॉर्टेंट वचनात्मक विबंध, जिसको प्रोमिजरी स्टॉपल के नाम से जानते हैं। स्टॉपल का मतलब स्टॉप टू डिनाई, यानी किसी कार्य करने को मना करना। ठीक है, इससे संबंधित ये वाद है। और इस वाद में जो है प्रोमिजरी स्टॉपल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। वचनदाता की इच्छा पर किया गया कार्य वचन हेतु इच्छा प्रतिफल है, भले ही उस प्रत्यक्ष लाभ न मिलता हो। यानी कि वचनदाता की इच्छा पर, अभी जस्ट बताया इसके पहले कि अगर उसकी इच्छा पर कार्य नहीं किया गया हो तो वो विधिक प्रतिफल नहीं माना जाएगा। यदि उसके इच्छा पर कार्य किया गया हो तो भले ही वो प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल रहा हो, फिर भी वो प्रतिफल माना जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये भारतीय संविदा 1872 की जो धारा 5 है, वो उसके अंतर्गत जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन की बात किया गया है, यानी कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को जो है रिवोक किया जा सकता है। सेक्शन 6 में जो है किस प्रकार से, यानी कि उसके मोड बताए गए कैसे रिवोक किया गया, तो ये यहाँ पे 4 तरीके बताए गए हैं। पहला ये है कि दूसरे पक्ष को सूचना दे करके, दूसरा ये है कि प्रस्तावना उसके प्रतिग्रहण के विहित प्रारूप बीत जाने के बाद, और अगर कोई पहले शर्त है और उसके पूरा नहीं हुआ वो उसके वजह से असफल हो गया, या प्रस्तावक की मृत्यु या उन्मत्तता के कंडीशन पे जो है ऐसे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट देखिए सेक्शन 7 में जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है कि प्रस्तावना को वचन में परिवर्तित करने के लिए प्रतिग्रहण स्वीकृति जो है, प्रतिग्रहण जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट होना चाहिए, आत्यांतिक होना चाहिए और शर्त रहित होना चाहिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे से एक संबंधित है पोस्टमास्टर जनरल वर्सेस राम कृपाल साहू, जिसमें न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जब किसी व्यक्ति को बीमायुक्त डाक द्वारा कोई वस्तु भेजी जाती है तो उसके प्रति जो डाकखाना होता है वो न्यासी ट्रस्ट एक्ट आप जानते होंगे। ठीक है, उसके अंतर्गत वो क्या हो जाएगा, वो न्यासी हो जाएगा, और वस्तु को न पहुंचने पर उसे वाल लाने का अधिकार होगा, क्योंकि ये जो है प्रलक्षित कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है सभी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। और साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें, और ये वीडियोस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।